हे भगवान, ये तुमने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। एक तरफ मेरे पति पर इतनी बड़ी मुसीबत है और दूसरी तरफ मेरी गोद में ये नन्हा सा बच्चा। मैं किसे बचाऊं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। रानी माँ, आपसे विनती करती हूँ, कृपया आप इस गुप्त सुरंग से अभी के अभी भाग जाइए। नहीं नहीं सुमन, महाराज को उन दुश्मनों के बीच में छोड़कर मैं एक कायर की तरह कैसे भाग सकती हूँ? अपने लिए ना सही, लेकिन आपको तो अब राजकुमार के बारे में सोचना होगा रानी माँ, वरना वो लोग इस राजवंश का नामो निशान मिटा देंगे। रानी माँ और सुमन जब बात कर रही थीं, ठीक उसी वक्त गीता गुप्त सुरंग से हाँफते हुए वहाँ आई और बोली, रानी माँ, आप अभी यहाँ से भाग जाइए, वरना वो लोग किसी भी वक्त यहाँ आकर हमला कर देंगे। गीता गीता, मेरे महाराज अब कैसे है? क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? रानी माँ, अब और समय बर्बाद मत कीजिए, एक पल भी देरी की तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुझे वो सब नहीं पता, तुम सिर्फ इतना बताओ कि महाराज कैसे है। रानी माँ का सवाल सुनकर गीता फूट फूट कर रोने लगती है और बोलती है, महाराज अब नहीं रहे रानी माँ, महाराज अब हमारे बीच नहीं रहे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हे भगवान, आखिरकार तुमने मेरे पति को मुझसे क्यों छीन लिया? रानी माँ, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए रानी माँ, ये टूटकर बिखरने का समय नहीं है। राजकुमार को अब आपको ही संभालना होगा। जाओ गीता, तुम रानी माँ और राजकुमार को गुप्त सुरंग से बाहर ले जाओ। चलिए रानी माँ, जल्दी चलिए। सुमन के बहुत समझाने पर आखिरकार रानी माँ नन्हे राजकुमार को लेकर गुप्त सुरंग के रास्ते से बाहर चली जाती है। रानी माँ, मैं अब और आगे नहीं जा सकती, आप इस रास्ते से चली जाइए। ये रास्ता सीधा जंगल की तरफ जाता है, दुश्मन वहाँ किसी भी तरह नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन सुमन, तुम लोगों का क्या होगा? हमारी फिक्र मत कीजिए रानी माँ, हमारे प्राणों से प्रिय महाराज सिर्फ हमें खुश रखने के लिए ही आज उस शैतान मंत्री के हाथों मारे गए। इसीलिए अपने भविष्य के राजा को बचाने के लिए अगर हमारी जान भी चली जाए तो भी हम हंसते हंसते कबूल कर लेंगे। अब देर मत कीजिए महारानी, भगवान हमारे राजकुमार को सलामत रखे। जाइए रानी माँ, जल्दी जाइए। ये कहकर सुमन फिर से सुरंग से होते हुए अंदर चली गई और रानी माँ जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। कितने सालों के बाद मेरा अधूरा सपना सच हो गया। कौन है यहाँ? अरे भाई, चश्मे की तैयारी करो। अभी तो कहता हूँ मंत्री जी, अगर मैं आपके साथ नहीं रहता तो ये चाल कभी कामयाब नहीं होती। तुम बिल्कुल सच कह रहे हो, इसीलिए तो मेरे इस राज्य का अब मैं राजा और तुम्हें मैं मंत्री ही बनाऊंगा। लेकिन मंत्री जी, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी, तो फिर तुम क्या चाहते हो? राज्य में हिस्सेदारी? वाकई वही मेरा कहना है। अरे देखो सेनापति, मेरे दोस्त होने के कारण ही ये सब कहने के बाद तुम मेरे सामने जिंदा हो, वरना भूलना मत, मुझसे दुश्मनी करने का अंजाम कितना बुरा हो सकता है। लेकिन मंत्री जी, ये तो अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय है। मेरे लिए अन्याय नाम की कोई चीज नहीं होती। मेरी जो मर्जी होती है मैं वही करता हूँ। तो अब बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? राज्य में हिस्सेदारी के साथ उस राजा की तरह दर्दनाक मौत, या फिर इस राज्य का मंत्री पद? मंत्री की बातें सुनकर सेनापति बुरी तरह डर गया और हकलाते हुए बोला, नहीं नहीं, आप जो कहेंगे वही होगा। अब आए ना लाइन पे। अब जाओ और जाकर पता लगाओ कि वो रानी और उसका छोटा बच्चा कहाँ है। उन्हें ढूंढ कर लाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस राजा का वंश इस दुनिया में जिंदा बचे। मंत्री की बात सुनकर सेनापति वहाँ से चला जाता है। बहुत लंबा समय तय करके आखिरकार रानी जंगल में पहुँच जाती है। चारों तरफ घना अंधेरा हुआ था। हे भगवान, यहाँ मैं अपने बच्चे को लेकर कैसे रहूंगी? चारों तरफ से सिर्फ खूंखार जानवरों की डरावनी आवाजें आ रही है। महारानी यह सब सोच ही रही थी कि अचानक घने जंगल से एक विशाल और खूंखार बाघ उनके पास आता है। हे भगवान, ये कितना भयानक है। अब मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊंगी? आसपास तो कोई है भी नहीं। हे भगवान, आप ही मेरी रक्षा करो, आपके सिवा और कोई नहीं है मेरा। महारानी ने
डर के मारे राजकुमार को अपने सीने से लगा लिया। तभी एक जंगली हाथियों का झुंड दौड़ता हुआ वहाँ से जा रहा था और उसी डर से वो बाघ वहाँ से भाग जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी ही वजह से आज मेरे छोटे से बच्चे की जान बच गई। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। महारानी ने जैसे ही हाथियों के झुंड का शुक्रिया किया, हाथियों का झुंड भी जैसे महारानी की बात समझ गया। क्या हुआ? तुम सब ऐसे भूत बनकर क्यों खड़े हो? वो रानी और उसका बच्चा कहाँ है? महाराज, हमने पूरे राज्य का कोना कोना छान मारा, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिले। क्या कहा? कहीं नहीं मिले? तुम लोग जानते भी हो इसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है। हाँ महाराज, हम सच कह रहे हैं, हमें वो कहीं नहीं मिले, लेकिन रानी की 2 करीबी दासियों को हमने एक गुप्त कमरे में पकड़ लिया है। कहाँ है वो? अभी के अभी उन्हें मेरे सामने लेकर आओ। मंत्री के आदेश पर सैनिकों ने उन दोनों दासियों को उसके सामने लेकर आते हैं। छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें, जाने दो। छोड़ दो इन्हें, मैं भी तो देखूं ये मेरे सामने से कैसे भाग कर जाती है। शैतान मंत्री, तूने क्या सोचा था? महाराज का खून करके तो ये राज्य हड़प लेगा? ऐसा कभी नहीं होगा। एक दिन हमारे राजकुमार जरूर वापस आएंगे। क्या कहा? राजकुमार? अरे जहाँ राजा ही ना बचा वहाँ राजकुमार कहाँ से आएगा? भलाई इसी में है कि सीधे सीधे बता दो वो रानी और उसका बच्चा कहाँ है। नहीं बताएंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन तुझे कभी कुछ नहीं बताएंगे। महाराज, आप हुक्म दें, हम अभी के अभी इनके सर इनके धड़ से अलग कर देंगे। नहीं नहीं, इन्हें मारना नहीं है, बल्कि इन्हें जेल में ले जाकर ऐसी यातनाएं दो कि ये खुद सच बोलने पर मजबूर हो जाएं। यह कहकर मंत्री वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, शाम हो गई, लेकिन अभी तक रुकने का कोई इंतजाम नहीं हो सका। इस रात को मैं इस छोटे से बच्चे को लेकर कैसे रहूंगी? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। महारानी मन ही मन यह सब सोच रही थी। तभी एक छोटा सा बंदर वहाँ आता है। अरे तू यहाँ कहाँ से आ गया? हे भगवान, ये मैं किस नई मुसीबत में पड़ गई? महारानी ने जैसे ही यह कहा, वो छोटा सा बंदर उनकी गोद में बैठे राजकुमार को दुलार करने लगा और तभी नन्हा राजकुमार खिलखिलाकर हंस पड़ा। हे भगवान, ऐसी पवित्र मुस्कान तो मैंने आज तक नहीं देखी थी। कौन है तुम बंदर? आज तूने मेरे बेटे के चेहरे पर मुस्कान ला दी। अरे ये क्या? तुम मुझे कहाँ खींच कर लेकर जा रहे हो? छोड़ दे मुझे, मैं कह रही हूँ छोड़ दो मुझे। ये मैं कैसी मुसीबत में फंस गई? अरे छोड़ मुझे। महारानी की किसी भी बात पर ध्यान दिए बिना वो बंदर आगे बढ़ता रहा और चलते चलते आखिरकार उसने रानी को एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचा दिया। अब मैं समझी तू मुझे यहाँ क्यों लाना चाहता था। सच में ऐसा लग रहा है जैसे भगवान का कोई दूत बनकर तू मेरे पास आया है। इस मुसीबत की घड़ी में जब मुझे कहीं कोई सहारा नहीं मिल रहा था तो तू मुझे यहाँ ले आया। ये कहकर महारानी उस बंदर को बहुत प्यार से दुलारने लगती है। दूसरी तरफ सैनिकों ने जाकर मंत्री से कहा, महाराज, वो दासियां तो किसी भी कीमत पर अपना मुंह नहीं खोलना चाहती। क्या कहा? तुम गधों को इतना सा काम सौंपा था, तुम लोग इतना भी नहीं कर सके, तो फिर तुम निकम्मों को पालने का मुझे क्या फायदा? विश्वास कीजिए महाराज, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी भी हाल में अपना मुंह नहीं खोल रही। नहीं, मुझे ये सब फालतू की बातें नहीं सुननी। चाहे जैसे भी हो, आज रात के अंदर ही मुझे वो रानी और उसका वो छोटा बच्चा मेरे सामने चाहिए, वरना मैं अपने ही हाथों से तुम सबकी गर्दन काटूंगा। नहीं नहीं महाराज, हम पर इतना बड़ा जुल्म मत कीजिए। चाहे जो भी हो जाए, हम उस रानी को ढूंढकर जरूर ले आएंगे। ठीक है, तो फिर जाओ।
अभी के अभी जाके एक एक को निशान मारो और उस रानी को ढूंढ कर लाओ। ये कहकर मंत्री वहाँ से चला गया और सैनिक भी रानी और राजकुमार की तलाश करने लगे। अरे ये केले तुझे कहाँ से मिले? ओहो, अब मैं समझी। तुझे लगा कि मुझे भूख लगी है, इसलिए तू लेकर आया है ना। हे भगवान, एक बेजुबान जानवर होकर भी इसके दिल में कितनी ममता और प्यार है, और दूसरी तरफ वो दरिंदा मंत्री और वो सेनापति इंसान होकर भी कितने घटिया और नीच है। यह कहते ही महारानी फूट फूट कर रोने लगी। तभी वहाँ एक अजीब चमत्कार हुआ। रो मत माँ, तुम रो मत, मैं हूँ ना। मैं तुम्हारा और अपने इस छोटे से भाई का अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये क्या? ये मैं क्या सुन रही हूँ? एक बंदर होकर तू मेरी तरह कैसे बात कर रहा है? मैं बात कर सकता हूँ माँ, सिर्फ मैं ही नहीं, इस जंगल के कई जानवर इंसानों की तरह बात कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। लेकिन तुम तो अभी बहुत छोटे हो, तुम हम दोनों का ख्याल कैसे रख पाओगे भला? ये क्या कह रही हो माँ? मैं भी तो अनाथ हूँ। मेरी माँ भी मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चली गई थी, इसीलिए आज जब मैंने आपको देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे लगा जैसे मुझे एक नई माँ मिल गई है। छोटे बंदर ने जैसे ही यह कहा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अरे रो मत मेरे बच्चे, रो मत। मैं हूँ ना। आज से मेरे 2 बेटे हैं। तू मेरा बड़ा बेटा और ये छोटा बेटा रहेगा। माँ, भाई को यहाँ सुला दो। जानती हो माँ, जब मैं छोटा था ना, तब मेरी माँ भी मुझे इसी झोपड़ी में छोड़कर चली गई थी। उस दिन से इस झोपड़ी में मैं बिल्कुल अकेला ही रहता हूँ। लेकिन अब से तुम दोनों भी मेरे साथ रहोगे। हाँ मेरे बच्चे, हम भी तुम्हारे साथ ही रहेंगे। तुम फिक्र मत करो, अब तुम यहाँ आराम से लेट। नहीं बेटा, तेरा भाई अभी बहुत छोटा है, तू उसे अकेले नहीं संभाल पाएगा। जाओ, मैं बिल्कुल संभाल लूंगा माँ। तुम बस अब चुपचाप थोड़ा आराम कर। अब क्या होगा भाई? रानी माँ तो हमें कहीं नहीं मिल रही। ऐसा बोलने से काम नहीं चलेगा, हमें उसे ढूंढकर निकालना ही होगा, वरना वो मंत्री हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। धीरे बात कर बेवकूफ, भूल मत, वो अब इस राज्य का मंत्री नहीं बल्कि महाराज बन गया है। हाँ, वो तो तूने सच कहा। अपने असली महाराज को खोकर जैसे हम एकदम अनाथ ही हो गए हैं। ना जाने ये नया राजा हमारा क्या हाल करेगा। खबरदार, ऐसी बात अपने मुंह से भूलकर भी मत निकालना। याद रख, जो इंसान अपने लालच के लिए राजा को भी मार सकता है, वो हम जैसों को मारने में एक पल भी नहीं सोचेगा। इसीलिए चल, पहले चलकर रानी माँ को ढूंढते हैं। यह कहकर वो सैनिक रानी को यहाँ वहाँ हर जगह पागलों की तरह ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई। अरे तू सोया नहीं क्या बेटा? नहीं माँ, मैं नहीं सोया। जब तुम और मेरा भाई आराम से सो रहे थे ना, तो मैं तुम दोनों को बस देखता ही रह गया। अरे देखो ना, तुम दोनों को देखते देखते कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। तो क्या इसका मतलब तू पूरी रात बिना सोए ही रह गया? अरे माँ, मैं तुम दोनों की रखवाली कर रहा था। मैंने तुमसे अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी ली थी ना। बहुत बड़ा समझदार हो गया है मेरा बच्चा। अच्छा सुन, तू अपने भाई का ख्याल रख, मैं तब तक उस नदी से नहा कर आती हूँ। ठीक है माँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। मैं अपने छोटे भाई का अच्छे से ख्याल रखूंगा। बंदर के पास अपने बच्चे को छोड़कर महारानी तालाब की ओर चल पड़ती है। ठीक उसी वक्त वो सैनिक भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो देखो, वो रही रानी माँ। अरे हाँ, चल चल, अभी के अभी रानी माँ को पकड़ लेते हैं। यह कहकर उन सैनिकों ने महारानी को चारों तरफ से घेर लिया। ये क्या? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? रानी माँ, आपको अभी के अभी हमारे साथ राजमहल वापस चलना होगा। छी, तुम लोग इतने गिर चुके हो। जिन महाराज ने हमेशा तुम लोगों को अपनी संतान की तरह माना, आज तुम लोग हंसते हंसते उन्हें मौत के मुंह में ढकेल रहे हो, और आज यहाँ आए हो मुझे बंदी बनाने। हमें माफ कर दीजिए रानी माँ, हम लोग सच में मजबूर हैं। अगर हम आपको लेकर नहीं गए तो वो नया राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हाँ रानी माँ, ये बिल्कुल सच कह रहा है। छी छी छी, तुम लोग इतने स्वार्थी हो।
नहीं, मैं तुम लोगों के साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैं भी देखती हूँ तुम लोग मुझे कैसे अपने साथ ले जाते हो। तो फिर रानी माँ हमें कोई और ही रास्ता देखना पड़ेगा। क्या कहा तुमने? क्या तुम लोग मुझ पर लाठी चलाओगे? हमने तो आपसे पहले ही कहा था रानी माँ कि हम मजबूर हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम ऐसा करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें वही करना है तो ले चलो मुझे। लेकिन रानी माँ हमारे राजकुमार कहाँ हैं? वो तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सैनिक का सवाल सुनकर महारानी मन ही मन सोचने लगी। नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने बेटे को बचाना ही होगा। इसके लिए अगर मुझे झूठ भी बोलना पड़े तो भी मैं अपने बच्चे को बचा कर रहूंगी। क्या हुआ रानी माँ, आप एकदम से चुप क्यों हो गई? बताइए कहाँ है हमारे राजकुमार? अब तुम लोग उसे नहीं ले जा सकते। तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही एक खूंखार बाघ ने आकर मेरे राजकुमार को मेरे हाथों से छीन लिया और मेरे बच्चे को मार दिया। ले चलो मुझे यहाँ से। जब मेरे पति और मेरा बच्चा ही नहीं रहे तो अब मैं जिंदा रहकर भी क्या करूँगी। यह कहते ही महारानी जोर जोर से रोने लगी और वो सैनिक महारानी को पकड़कर राजमहल की ओर ले जाने लगे। तब महारानी ने एक बार फिर मन में कहा, हमेशा सलामत रहना मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि तेरा बंदर भाई तेरा अच्छे से ख्याल रखेगा। उसी के भरोसे मैं तुझे इस घने जंगल में अकेला छोड़कर जा रही हूँ। ये सब सोचते सोचते ही महारानी उन सैनिकों के साथ राजमहल पहुँच जाती है। क्या कहा तूने? राजकुमार को बाघ खा गया? हंस मत शैतान, देख लेना एक दिन तेरी यही हंसी तेरे विनाश का कारण बनेगी। क्या कहा? ये क्या कहा तूने? तेरी इतनी हिम्मत, तू जानती है ना मैं अभी के अभी तुझे जान से मार सकता हूँ। जानती हूँ, मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम जैसे कायर लोग सिर्फ इतना ही कर सकते हो क्योंकि तुम लोगों के दिलों में बहुत डर भरा होता है। डर? मैं इस दुनिया में किसी से नहीं डरता। लेकिन हाँ, तूने सही कहा, तुझे जान से मारकर मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला। इससे तो बेहतर है कि मैं तुझे उम्र भर तड़पा कर मारूं, ताकि तुझे भी तो पता चले कि मैं कोई कायर नहीं हूँ। सैनिकों, इसे अभी के अभी काल कोठरी में कैद कर दो। जब तक इसे मौत नहीं आ जाती तब तक ये वहीं सड़ेगी। मंत्री, तुम इस राज्य के राजा की जगह पर कब्जा करके ये मत सोचना कि तुम सबके दिलों में भी अपनी जगह बना लोगे। ऊपर भगवान सब कुछ देख रहा है, वो ही इसका इंसाफ करेगा। मुझे इस काल कोठरी में बंदी बनाकर और भूखा रखकर तुम कभी चैन से नहीं रह पाओगे। ये मेरा श्राप है तुम्हें। ले जाओ इसे मेरी आंखों के सामने से दूर ले जाओ। आज के बाद से इसकी जगह सिर्फ ये काल कोठरी है। इतना कहकर मंत्री वहाँ से चला गया और वो सैनिक महारानी को लेकर काल कोठरी की ओर ले जाने लगे। तब महारानी मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, तुम मेरे बच्चे की हमेशा हिफाजत करना। इस राज्य को बचाने के लिए और अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए एक दिन उसे यहाँ वापस लौटना ही होगा। ये सब सोचते सोचते महारानी को काल कोठरी में ले जाया गया। उधर जंगल में बंदर अपनी माँ को ढूंढने लगा। ये क्या, माँ तो कब की गई है, अभी तक नहीं लौटी। कहीं माँ पर कोई मुसीबत तो नहीं आ गई। ठीक है, मैं एक बार तालाब के पास जाकर देखता हूँ कि माँ कहाँ है। ये क्या, माँ कहाँ है? माँ कहाँ हो? माँ तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। अब क्या होगा? उधर शायद भाई भी रो रहा है, वो नींद से उठ गया है। बंदर दौड़कर अपनी झोपड़ी में गया और देखा कि उसका छोटा भाई रो रहा है। रो मत मेरे प्यारे भाई, रो मत। लेकिन माँ कहाँ चली गई? अब मैं इस छोटे से भाई को अकेले छोड़कर माँ को कैसे ढूंढने जाऊँ? इससे अच्छा एक काम करता हूँ, खरगोश को बुलाता हूँ, शायद वो कोई खबर ला सके। इसके बाद बंदर ने खरगोश को बुलाया और उससे कहा, खरगोश भाई, ओ खरगोश भाई, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या काम है बंदर भाई? इस राज्य की महारानी इस वक्त कहाँ है, तुम्हें ये खबर लेकर आना है। ज्यादा देर मत करना, तुम अभी के अभी निकल जाओ और शाम होने से पहले लौट आना। ठीक है बंदर भाई, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा महारानी की खबर लेकर आता हूँ।
फिर खरगोश महारानी की तलाश में निकल पड़ा। उधर बंदर तब अपने छोटे भाई को दूध पिला रहा था। शाम होने को आई है, अभी तक खरगोश भाई की कोई खबर नहीं मिली। ठीक उसी समय खरगोश बंदर की झोपड़ी में आ पहुंचा। बंदर भाई बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। अनर्थ? कैसा अनर्थ? महारानी को बंदी बना लिया गया है। उन्हें पकड़कर ले गए हैं और कालकोठरी में कैद कर दिया है। अच्छा, समझ गया। इसका मतलब ये सब उसी शैतान मंत्री की चाल है। इसके बाद खरगोश अपने घर चला गया। दूसरी तरफ महारानी की कालकोठरी के सामने सुमन नाम की एक दासी पहरा देती थी। दासी, तुम भी तो एक औरत हो। तुम जरूर समझती होगी कि एक माँ के दिल में अपने बच्चे के लिए कितनी ममता और प्यार होता है। महारानी, मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन हम मजबूर हैं। उस मंत्री ने राजा की गद्दी हड़प कर पूरे राज्य को जैसे श्राप दे दिया है। आप मुझे माफ कर दीजिए महारानी। आज एक दासी होकर आपकी सेवा करने के बजाय मुझे आपकी कालकोठरी के बाहर पहरा देना पड़ रहा है। सुमन, कृपया मेरी मदद करो। मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगती, बस एक छोटी सी मदद चाहिए। कैसी मदद रानी माँ? मैं उस घने जंगल में अपने बेटे को एक बंदर के पास छोड़ आई हूँ। मैं जानती हूँ कि वो बंदर मेरे राजकुमार को बहुत अच्छे से रखेगा, लेकिन इस माँ का दिल कहाँ मानता है। तुम बस बीच बीच में जाकर उसकी खबर ले आना, लेकिन ध्यान रहे इसकी भनक किसी परिंदे को भी नहीं लगनी चाहिए। क्या हुआ सुमन, क्या तुम मेरे लिए बस इतना सा काम नहीं करोगी? उस मंत्री को ये नहीं पता कि मैं पहले आपकी खास दासी हुआ करती थी। अगर उसे ये बात पता चल जाती तो वो मुझे कभी यहाँ पहरे पर नहीं रखता। महारानी, मैं अपनी पूरी जी जान लगाकर राजकुमार की खबर रखने की कोशिश करूँगी, और ये बात आपके और मेरे सिवा कोई तीसरा नहीं जानेगा। ये मेरा वचन है आपको। फिर एक दिन दासी सुमन राजकुमार की खबर लेने उस जंगल की तरफ गई। महारानी के बताए अनुसार उसे जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी और वो उसमें झांकने लगी। अरे, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गई? ठीक उसी वक्त सुमन के पीछे आकर बंदर खड़ा हो गया। ए, कौन हो तुम? यहाँ क्या चाहिए तुम्हें? और तुमने इस जंगल में इस झोपड़ी को कैसे खोजा? अरे बंदर भाई, रुको रुको, एक साथ इतने सारे सवाल मत करो। दरअसल मैं महारानी की दासी हूँ और मैं राजकुमार की खबर लेने यहाँ आई हूँ। क्या मुझे एक बार राजकुमार को देखने दोगे? तो पहले बताना चाहिए था ना। हाँ हाँ, बिल्कुल देखने दूंगा। इधर आओ। राजकुमार ने अभी अभी बस चलना सीखा है। वो अपने छोटे छोटे नन्हे कदमों से मेरी पूरी झोपड़ी में ऐसे ही घूमते रहते हैं। इसे देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है बंदर भाई, तुम लोग अपना ख्याल रखना और हमारे राजकुमार को भी संभाल कर रखना। अब मैं चलती हूँ। इसके बाद दासी सुमन वहाँ से चली गई और उसने जाकर महारानी को बताया। महारानी, मैं खबर ले आई हूँ। क्या तुम सच में खबर लाई हो? कैसा है मेरा राजकुमार? वो अभी क्या कर रहा है और वो दिखने में कैसा लगता है? महारानी, हमारे राजकुमार ने अभी अभी चलना सीखा है। वो अपने छोटे छोटे कदमों से पूरी झोपड़ी में घूम रहे थे। उसे देखकर मुझे जो खुशी हुई मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती महारानी। और बंदर भाई तो हमारे राजकुमार को बिल्कुल अपनी आंखों के सामने ही रखता है। ये सुनकर तो मेरे मन को बहुत सुख हुआ। मुझे पता था कि मेरा बड़ा बेटा बंदर अपने छोटे भाई का हमेशा ख्याल रखेगा। इसके बाद सुमन बीच बीच में जाकर राजकुमार की खबर लाती रही और सबसे पहले महारानी को बताती रही। इसी तरह कई दिन बीत गए और राजकुमार धीरे धीरे बड़ा होने लगा। राजकुमार, अब तुम 5 साल के बालक हो। अब तुम्हें बहुत कुछ सीखना होगा। तुम्हें कई तरह की विद्याओं में निपुण होना होगा। निपुण होना होगा? मुझे कौन कौन सी विद्याओं में निपुण होना होगा बंदर भाई? मैं तुम्हें बस कुछ बता दूंगा। अब इस पूरे राज्य की जिम्मेदारी और सबकी जान बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे ही कांधों पर है राजकुमार। बंदर भाई, मुझे तुम्हारी इतनी कठिन बातें कुछ समझ में नहीं आ रही। अभी तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। आज मैं तुम्हें कहीं लेकर जाऊंगा। मुझे कहाँ लेकर जाओगे बंदर भाई? पहले मेरे साथ चलो, फिर बताऊंगा। फिर बंदर राजकुमार को एक गुरुजी के पास ले गया जो लाठी और तलवारबाजी में बहुत माहिर थे। प्रणाम गुरुजी। क्या बात है बंदर, तू इस समय यहाँ कैसे? और तेरे साथ ये बच्चा कौन है? ये मेरे भाई हैं गुरुजी।
इसका क्या मतलब? ये कैसा भाई? वो सब बातें अभी छोड़िए, मैं आपको सब कुछ बाद में बताऊंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन तू अचानक यहाँ क्यों आया? गुरुजी, आपको मेरे इस छोटे भाई को शिक्षा देनी होगी, और सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि इसे लाठी और तलवारबाजी में भी इतना निपुण बनाना होगा कि वो किसी भी तरह से दुश्मन का सामना कर सके, चाहे वो दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है, मैं अपनी पूरी शक्ति लगा के तुम्हारे इस भाई को लाठी और तलवारबाजी में माहिर बना दूंगा। ठीक है भाई, आज से तुम मेरे गुरुजी से शिक्षा लोगे, और ये बात हमेशा याद रखना कि तुम्हें शक्तिशाली बनकर अपने सभी दुश्मनों से डटकर सामना करना है। गुरुजी राजकुमार को लाठी और तलवार विद्या सिखाने लगे और राजकुमार ने बहुत जल्द सब कुछ सीख लिया। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था कि अचानक एक दिन, अरे ओ सेनापति, सेनापति कहाँ हो तुम? जल्दी यहाँ आओ। हाँ महाराज, कहिए क्या बात है? मेरा मन ना जाने क्यों किसी अनहोनी का इशारा दे रहा है, पता नहीं क्यों। क्या तुम्हें किसी बारे में कोई खबर मिली है? नहीं महाराज, मुझे तो ऐसी कोई खबर नहीं मिली है। आप शायद बेकार में ही चिंता कर रहे हैं, शायद इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। अच्छा सुमन, अरे ओ सुमन। जी महाराज, कहिए। सुनो, उस महारानी पर नजर रखने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर तूने किसी भी तरह की कोई चालाकी करने की कोशिश की तो तेरी गर्दन उड़ाने में मैं एक पल भी नहीं सोचूंगा, समझे? ये बात हमेशा याद रखना। महाराज, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। वो महारानी किसी भी हाल में मेरी आंखों में धूल झोंक कर बच नहीं सकती। वो इतनी आसानी से नहीं भाग पाएगी। ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ। इसके बाद सुमन वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ राजकुमार अपने गुरुजी से बहुत अच्छी तरह से शिक्षा ले रहा था। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत जल्द ही सब कुछ सीख गए हो। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। भगवान तुम्हारा हमेशा भला करे। सच में? क्या मैं सब कुछ सीख गया हूँ? हाँ बिल्कुल सीख गए हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी अपने काम पर या अपनी कला पर कभी घमंड नहीं करना। तुमने जो भी विद्या सीखी है उसे हमेशा छोटा समझना और हमेशा अपने काम पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखना, क्योंकि तुम्हारे ही हाथों सब कुछ मुमकिन होने वाला है। जो आज्ञा गुरुजी, मैं आपकी इन सब बातों को हमेशा याद रखूंगा। ठीक है। इसके बाद राजकुमार अपने घर लौट गया। क्या भाई, क्या तूने लाठी और तलवार चलाना अच्छे से सीख लिया है? क्या तू अब दुश्मनों का सामना कर पाएगा? हाँ भाई, मैं बिल्कुल कर पाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अभी कुछ और दिन का समय लूँ, क्योंकि मैं और भी बेहतर तरीके से सीखना चाहता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर ऐसा ही होगा, जब तक तेरी मर्जी हो तू गुरुजी से शिक्षा लेता रहे। राजकुमार दिन ब दिन बड़ा होता गया और कई तरह की विद्याओं में माहिर होता गया। उधर राज्य का मंत्री, जो अब राजा बन चुका था, उसने राज्य की जनता पर भयानक जुल्म ढाना शुरू कर दिया था। ओ सेनापति, तुम अभी के अभी जाओ और हर एक प्रजा की गर्दन पकड़कर उनसे लगान का पैसा वसूल करके लाओ। मैं एक भी फालतू बात नहीं सुनना चाहता। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। फिर वो सेनापति प्रजा से पैसे वसूलने चला गया। पैसे देगा या नहीं, वरना कोड़े मार मार के तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। मुझे छोड़ दीजिए। यकीन मानिए, इस साल हमारे खेतों में एक भी फसल अच्छे से नहीं हुई है। हम में से किसी के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। हाँ सेनापति जी, कृपया हम पर दया कीजिए और हमें छोड़ दीजिए। हमारे पास आपको देने के लिए कोई पैसे नहीं है। ये सब मुझे नहीं पता, मुझे महाराज के आदेश का पालन करना है। पैसे निकाल, वरना कोड़े मार मार कर तेरे पीठ की छाल निकाल दूंगा। नहीं महाराज, मत मारिए। कृपया हमें मत मारिए। मेरे पास बस यही कुछ मोहरें थी। मेरे पास थोड़े से सामान के अलावा और कुछ नहीं है। सेनापति जी, कृपया हम पर रहम कीजिए, हमें छोड़ दीजिए। अब आए ना लाइन पे, चल भाग, मेरी आंखों के सामने से दफा हो जा। फिर सेनापति प्रजा से पैसे लूटकर राजा के पास लौट गया। ये क्या बात हुई सेनापति? इतने देर से तुम कर क्या रहे थे? कोई भी पैसे नहीं देना चाहता क्या?
उनके पास तो सच में कुछ भी नहीं है। बहुत मुश्किल से, बहुत डरा धमका के ये थोड़ा सा सामान जुटा कर लाया हूँ। ये लीजिए महाराज, इसे रख लीजिए। फिर सेनापति ने अपने हाथ में लाया हुआ सारा सामान राजा के हाथ में थमा दिया। अरे वाह, ये तो बहुत है। वाह, मजा ही आ गया। अच्छा बंदर भाई, मैं तुमसे एक बात पूछूं? मैं तो एक इंसान हूँ, तो मेरा कोई भाई या बहन जो भी होगा वो तो मेरी तरह इंसान ही होना चाहिए ना। लेकिन तुम मेरे भाई होकर भी बंदर कैसे हो? मुझे ये बात बताओ। और फिर हमारे असली माता पिता और बाकी सब कहाँ हैं? अरे भाई, वो तो बहुत लंबी कहानी है। कहानी? कैसी कहानी? राजकुमार की बात सुनकर बंदर कुछ देर के लिए एकदम चुप हो गया। क्या हुआ बंदर भाई, तुम चुप क्यों हो गए? बताओ ना। तब बंदर ने राजकुमार को सारी सच्चाई बता दी। ये क्या? मैं एक राजकुमार हूँ, तो इसका मतलब मेरी माँ महारानी होंगी। हाँ भाई, तू एक राजकुमार है। बंदर भाई, कृपया तुम मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। राजकुमार मेरे भाई, तू कृपया ऐसी कोई जिद मत कर। अभी वहाँ जाने से तेरी जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन तुमने तो मुझे सिखाया है कि डटकर मुसीबतों का सामना करो, और मैं अपनी माँ के लिए आने वाली किसी भी मुसीबतों से डर जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा और मैं अपनी माँ को उस कालकोठरी से आजाद करवा कर लाऊंगा। नहीं राजकुमार नहीं, इस तरह गुस्से में कोई फैसला मत लो। वहाँ जाने से तेरी जान पर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। मैं खुद आजाद रहकर अपनी माँ को कभी इस तरह कैद में तड़पता हुआ नहीं देख सकता, और इसके लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हूँ। नहीं भाई, मरने की ऐसी बात कभी अपने मुंह से मत निकालना। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तू जाएगा अपनी माँ से मिलने, लेकिन रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, तुझे अपने हाथों से उन सभी का डटकर मुकाबला करना होगा। अब 20 साल का जवान राजकुमार अपनी लाठी और तलवार लेकर निकल पड़ा। ये उसके लिए किसी नए युद्ध के मैदान जैसा था। चाहे जो भी हो जाए, मुझे अपनी माँ को आजाद करवाना ही होगा, और वो शैतान, उसे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। एक दिन वो अपना सब कुछ हार जाएगा। अरे ओ सेनापति, सेनापति। जी महाराज, कहिए। इस राज्य के जंगलों में अच्छी तरह से छानबीन करो। मैंने सुना है वहाँ डाकुओं का आतंक बहुत बढ़ गया है। जाओ जाओ, जाके जल्दी पता लगाओ। जो आज्ञा महाराज। इसके बाद सेनापति अपने सैनिकों को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। अचानक सेनापति ने देखा कि एक लड़का शिकारी के भेष में जंगल की तरफ से आगे आ रहा है। ये कौन है? इसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। कहीं ये कोई चोर तो नहीं? इसके तो आंख मुंह सब ढके हुए हैं। सैनिकों, तुम लोग इस पर हमला कर दो। मुझे लग रहा है कि ये उन्हीं डाकुओं की टोली का कोई आदमी है। फिर सैनिकों ने मिलकर राजकुमार को घेर लिया, लेकिन राजकुमार ने पलक झपकते ही अपनी लाठी और तलवार से उन सभी को धूल चटा दी। बाप रे बाप, हे भगवान, ये लड़का तो... नहीं नहीं, ये बात किसी भी हाल में महाराज के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं तो वो सीधे मेरी ही गर्दन काट लेंगे। चलो चलो, तुम सब भागो यहाँ से। हाँ, मुझसे लड़ाई करना इतना आसान नहीं है। बंदर भाई ने मुझे सब कुछ सिखाया है। मैं अब हर दुश्मन के वार से खुद को बचाने में सक्षम हूँ। इसके बाद राजकुमार राजमहल की ओर लगातार आगे बढ़ता चला गया। बाप रे बाप, ये तो कितना बड़ा राजमहल है। अगर मेरी माँ यहाँ कैद है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो किस कमरे में है? राजकुमार 1-2 कदम आगे बढ़ा, तभी उसे एक कालकोठरी दिखाई दी। लगता है वही वो कालकोठरी है। बंदर भाई ने तो यही कहा था कि मेरी माँ को वहीं कैद करके रखा गया है। मतलब वो कालकोठरी में जो कैद है वो मेरी माँ है। इसके बाद राजकुमार अपनी माँ को देखने के लिए धीरे धीरे उस कालकोठरी के करीब जाने लगा। तभी उसने देखा कि सामने बहुत सारे पहरेदार खड़े। मेरी माँ तो यहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मेरी माँ है कहाँ? अरे, यहाँ तो पहरेदार पहरा दे रहे हैं। मुझे बहुत छुपकर और सावधानी से जाना होगा ताकि कोई मुझे देख ना ले। आज मैं अपनी माँ को यहाँ से आजाद करवा कर ही लेकर जाऊंगा।
राजकुमार धीरे धीरे कालकोठरी का हर एक कमरा देखने लगा। सभी पहरेदार सो रहे थे, लेकिन अचानक एक आवाज से पहरेदारों की नींद खुल गई। अरे अरे कौन है? अरे देखो कोई कालकोठरी में घुस रहा है। पकड़ो पकड़ो उसे छोड़ना मत। अरे नहीं, इन्होंने तो मुझे देख लिया। अब मैं भाग नहीं पाऊंगा। मुझे नाटक करके ही यहाँ से बचकर निकलना होगा, वरना मैं कभी अपनी माँ को नहीं ढूंढ पाऊंगा। कालकोठरी के अंदर एक कमरे में रानी माँ सो रही थीं। अचानक शोर से उनकी नींद खुल गई। उन्होंने अंदर से देखा कि बाहर एक बहुत ही सुंदर नौजवान खड़ा है, जो बिल्कुल किसी राजा का बेटा लग रहा था, लेकिन उसके कपड़ों से ये पता नहीं चल रहा था। उसे देखकर रानी माँ को अपने बेटे की याद आ गई। अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? इस लड़की को देखकर मेरे दिल में बेचैनी सी क्यों हो रही है? उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरा कोई बहुत अपना है। हे भगवान, अब क्या होगा? सैनिकों ने तो उसे पकड़ लिया है। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। अरे मुझे छोड़ दो, मत मारो मुझे। इधर राजकुमार के शरीर से खून बहता देख रानी माँ को बहुत तकलीफ होने लगी, लेकिन रानी माँ कुछ भी बोल नहीं पाई। इसे ले चलो महाराज के पास, महाराज ही इसका इंसाफ करेंगे। राजकुमार को राजा के पास ले जाया गया। अरे इसे यहाँ क्यों लाए हो? महाराज, ये हमारी कालकोठरी में घुस गया था। इसे देखकर तो लगता है जैसे कोई पागल है। इसे मारते मारते राज्य से बाहर निकाल दो। जुआ क्या महाराज, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। राजकुमार मंत्री को अच्छी तरह से देख लेता है। वो अपनी माँ के लिए हर एक चोट को चुपचाप सहता रहता है। एक दिन मैं जरूर वापस आऊंगा और अपनी माँ को पूरे सम्मान के साथ मैं यहाँ से आजाद करवा के रहूंगा। सैनिक उसे मारते रहे और वो चुपचाप उनकी मार सहता रहा। मेरा दिल इतना बेचैन क्यों हो रहा है? उस लड़की के लिए मेरी जान क्यों तड़प रही है? हे भगवान, उसकी रक्षा करना, उसकी रक्षा करना भगवान। मुझे तो लग रहा है कि ये लड़का मर गया है। नहीं नहीं, ये मरा नहीं है। इसे ले जाकर राज्य के बाहर वाले जंगल में फेंकाओ। वहाँ कोई जंगली जानवर आकर जरूर इसे खा लेगा। राज्य के बाहर एक घने जंगल में राजकुमार को फेंक दिया गया। राजकुमार पूरी रात बेहोश पड़ा रहा। अरे शायद वहाँ कोई बेहोश पड़ा है। उन्होंने पास आकर अच्छी तरह से देखा कि एक लड़का घायल हालत में पड़ा है। ये लड़का तो बीमार और घायल हालत में है। इसे मैं अपनी कुटिया में ले जाता हूँ। साधु बाबा राजकुमार को अपनी कुटिया में ले जाते हैं और कुछ समय बाद राजकुमार को होश आ जाता है। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो बेटा? तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? राजकुमार उन्हें सारी बातें सच सच बता देता है। मैं उस राजा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे अपनी माँ को वहाँ से आजाद करवाना है। मैं जानता हूँ कि वो राजा बहुत क्रूर और जालिम इंसान है। जब उसके पापों का घड़ा भर जाएगा, उसे अपने किए का प्रायश्चित करना होगा। उसे कोई नहीं छोड़ेगा। तुम जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, तब तक तुम यहीं रह सकते हो बेटा। साधु बाबा, मैं एक बार अपने बंदर भाई से मिलकर आता हूँ। हम बहुत चिंता में थे भाई, तुम आ गए, ये बहुत अच्छा हुआ। क्या माँ से तुम मिले भाई? नहीं, लेकिन बहुत जल्द मैं अपनी माँ को सम्मान के साथ वापस लेकर आऊंगा। तुम इन नए गुरुजी से अस्त्र शस्त्र की और भी अच्छी शिक्षा ले सकते हो। राजकुमार सबको प्रणाम करके उन नए गुरुजी के पास आ जाते हैं और कुछ दिनों तक उनसे शस्त्र चलाने की विद्या सीखता रहता है। तुम पहले से कहीं ज्यादा बेहतर तीरंदाज बन गए हो। तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। तुम हमें उस अत्याचारी राजा से बचाओ। तभी साधु बाबा के पास एक आदमी भागते भागते आता है। क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? पर्वत के उस पार राजा महेंद्र सिंह का राज्य है। उस राजमहल में एक जादूगर आ गया है और वो राजकुमारी मोहिनी को उठा कर ले गया है। राज्य पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या आपके पास कोई ऐसा वीर है जो राजकुमारी को जादूगर की कैद से बचा कर ला सके? गुरुजी राजकुमार की तरफ देखते हैं। आप हमारी राजकुमारी मोहिनी को बचा लीजिए, हमारे राज्य की रक्षा कीजिए। सच्चाई के रास्ते पर चलना और अन्याय का नाश करना ही मेरा कर्तव्य है। मैंने यही सीखा है।
चलिए। राजकुमार गुरुदेव को प्रणाम करके और उनका आशीर्वाद लेकर पर्वत के उस पार राजा महेंद्र सिंह के सामने पहुंच जाता है। मेरा बड़ा भाई ऐसा कर सकता है, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वो शैतान मेरी बच्ची को क्यों ले गए? अब क्या होगा? आप उसकी बात मान क्यों नहीं लेते? किसी भी कीमत पर मैं उस जादूगर के हाथों अपने राज्य को नहीं सौंप सकता। इससे मेरे राज्य और मेरी प्रजा का बहुत बड़ा नुकसान होगा। मुझे अपने राज्य और अपनी प्रजा की जिम्मेदारी निभानी ही होगी। एक बार भी अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचोगे? मेरी बेटी के लिए मेरी जान निकली जा रही है। मेरी बेटी के लिए मुझे भी बहुत चिंता हो रही है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। राजकुमार कमरे के बाहर से ये सब बातें सुन रहा था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कौन हो तुम? मैं राजकुमारी मोहिनी को बचाने आया हूँ। तो क्या तुम उस जादूगर से लड़ पाओगे? हाँ बिल्कुल लड़ पाऊंगा, लेकिन मैंने अभी सुना कि वो जादूगर आपका बड़ा भाई है। हाँ, मेरा बड़ा भाई ही वो जादूगर है जिसने मेरी बेटी का अपहरण किया है। बहुत सालों पहले जब मेरे पिता इस राज्य के राजा थे, तब मेरे पिता ने हम दोनों में से मुझे राज्य की जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन पिताजी, इस राज्य का अधिकार तो मुझे मिलना चाहिए था। मैं इस राज्य का राजा बन सकता था। मैं आपका बड़ा बेटा हूँ। आपने छोटे भाई को राज्य की जिम्मेदारी देकर राजा बना दिया और मुझे इस हक से दूर कर दिया। ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया पिताजी। आपने मेरे साथ अन्याय किया है। इसकी सजा तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। भैया, आप पिताजी से ऐसे बात नहीं कर सकते। खुद राज्य का राजा बन गया है, इसलिए अब जबान बहुत चलने लगी है ना? तू तो राज्य से बेदखल नहीं हुआ है, बेदखल तो मैं हुआ हूँ। मैं समझ गया, मैं जा रहा हूँ पिताजी। आप तैयार रहिएगा, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। इसके बाद सब कुछ धीरे धीरे ठीक चल रहा था। भैया की कोई खबर नहीं थी। अचानक 10 साल बाद वो वापस लौट आए और उन्होंने हमारे राज्य पर हमला कर दिया। हमने किसी तरह राज्य को तो बचा लिया, लेकिन हम उनके हाथों से मेरे पिता को नहीं बचा सके। पिताजी मारे गए। उसके बाद वो फिर से गायब हो गए और अब तो देख रहा हूँ कि वो फिर से वापस आ गए हैं और अब उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं और अब वो एक बहुत ही शक्तिशाली जादूगर बन गए हैं। वो सच में कुछ भी कर सकते हैं। वो कहाँ रहते हैं? अच्छी तरह से सोच लो राजकुमार, तुम्हारी जान पर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं जरूर कामयाब होऊंगा। आप बस इतना बताइए कि वो जादूगर रहता कहाँ है? दूर पहाड़ों के बीच एक गुफा है। वो उसी गुफा के अंदर रहता है, लेकिन आप सावधान रहना राजकुमार। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर निकल जाते हैं। 3 दिन लगातार सफर करने के बाद वो अचानक एक गुफा के पास पहुंचते हैं। गुफा के अंदर से एक लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। राजकुमार उसी रोने की आवाज का पीछा करते हुए गुफा के अंदर जाते हैं। इस गुफा के अंदर ही राजकुमारी मोहिनी है। मुझे राजकुमारी को हर हाल में बचाना ही होगा। बहुत देर तक ढूंढने के बाद वो एक कमरे में पहुंचते हैं। कमरे के एक कोने में हाथ बंधी हुई राजकुमारी मोहिनी बैठी थी। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। मुझे माँ के पास जाना है। तभी राजकुमार बोलते हैं, राजकुमारी मोहिनी, आप रोना बंद कीजिए और मेरे साथ चलिए। मैं आपको यहाँ से आजाद करवाने आया हूँ राजकुमारी। इस वक्त गुफा में कोई नहीं है, आप मेरे साथ चलिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो वो जादूगर बहुत गुस्सा हो जाएगा और वो फिर से हमारे राज्य पर हमला कर देगा। उस हमले में हमारी बहुत सारी प्रजा मारी जाएगी और धन संपत्ति का भी बहुत नुकसान होगा। तो फिर क्या रास्ता है राजकुमारी? उस जादूगर को हमें मारना होगा, तभी हमारा राज्य सुरक्षित रह पाएगा, वरना मुसीबत और बढ़ जाएगी। तो फिर ठीक है, मैं उस जादूगर को जान से मार दूंगा और फिर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। वो मुमकिन नहीं है। वो मेरे पिताजी के बड़े भाई है। राज्य की सत्ता से बेदखल होने के बाद बदले की आग में वो पागल हो गए हैं। राजकुमारी मोहिनी, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। आप बस मुझे ये बताओ कि उन्हें हराने का कोई तरीका है या नहीं।
जादूगर के हाथ में नीले पत्थर वाली एक अंगूठी है। उसी पत्थर की अंगूठी के अंदर उनकी सारी जादुई शक्तियाँ छिपी हुई है। अगर उस अंगूठी को नष्ट कर दिया जाए तभी वो एक साधारण इंसान बन जाएंगे और फिर उनकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी। उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकेंगे। तभी किसी के पैरों की आवाज सुनकर दोनों सावधान हो जाते हैं। वो इधर ही आ रहे हैं, तुम छुप जाओ। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ। ज्यादा बकवास मत कर, मुझे अब आराम करने दे। मुझे वो सिंहासन चाहिए। अगर वो सिंहासन मुझे नहीं मिला तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर बाद जादूगर आराम करते करते गहरी नींद में चला जाता है। ये जादूगर सो गया है। राजकुमारी मोहिनी के हाथ बंधे हैं, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाएगी। यही सही मौका है। इसी मौके का फायदा उठाकर मुझे जादूगर के हाथ से वो नीले पत्थर वाली अंगूठी निकालनी होगी और उसे तोड़ना होगा। राजकुमार सावधानी से जादूगर के पास पहुंच जाता है और जादूगर के हाथ से अंगूठी निकालने की कोशिश करते हैं। इससे जादूगर की नींद खुल जाती है। जादूगर पास रखी तलवार उठा लेता है, लेकिन तब तक अंगूठी राजकुमार के हाथ में आ चुकी थी। अब इस अंगूठी को मुझे तोड़ना ही होगा। राजकुमार अंगूठी को जोर से दीवार पर दे मारता है। तुरंत अंगूठी के कई टुकड़े हो जाते हैं और उसमें से रोशनी निकलकर वो पूरी तरह से टूट जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तूने क्या किया? ये तूने क्या कर दिया? ऐसा नहीं हो सकता। आपने अपनी शक्तियों के घमंड में अपनी प्रजा पर बहुत जुल्म किया है। आपने बहुत बड़ा अन्याय किया है। इसकी सजा मैंने आपको दे दी है। मैं राजकुमारी मोहिनी को यहाँ से ले जा रहा हूँ और पूरे सम्मान के साथ उन्हें राजा महेंद्र को सौंप दूंगा। राजकुमार राजकुमारी मोहिनी को लेकर राजा महेंद्र सिंह के राज्य वापस आ जाता है। चारों तरफ खुशी का माहौल हो जाता है और सभी लोग जश्न मनाने लगते हैं। कुछ महीने बीत जाते हैं। राजकुमार और राजकुमारी मोहिनी के बीच एक बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन जंगल में घूमते घूमते दोनों देखते हैं कि एक औरत जंगल में बेहोश पड़ी है। राजकुमारी और राजकुमार दो मिलकर उस औरत को अपने राजमहल लेकर आते हैं। कौन है ये औरत? यहाँ इतने घने जंगल में इसे क्या हुआ था? इसे इतनी चोट कैसे आई? इन्हें थोड़ा आराम करने दो, बाद में इनके होश में आने पर पूछ लेंगे। तभी कमरे के अंदर भागते भागते एक सैनिक आता है। महारानी, आप जल्दी अपने कमरे में जाइए। बाहर दुश्मनों ने हमला कर दिया है। आप लोग अभी के अभी गुप्त कमरे में चले जाएं। मुझे अभी तुरंत महाराज के पास जाना होगा। तुम भी मेरे साथ चलो। मैं एक राजकुमार हूँ। खतरा देखकर पीठ दिखाना मुझे शोभा नहीं देता। मुझे अभी के अभी जाना होगा। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। उस बच्चे को देखने के बाद से मुझे बहुत दुख और तकलीफ हो रही है। बार बार मुझे अपने बेटे की याद आ रही है। तुम कहाँ हो मेरे बेटे? आज अगर तुम मेरे पास होते तो इस लड़के जैसे ही होते, लेकिन इसे देखने के बाद से मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मेरा दिल ऐसे क्यों घबरा रहा है? उसी वक्त एक दासी महारानी के पास आती है और महारानी से कहती है, रानी माँ, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। मुझे भूख नहीं है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तुम चली जाओ यहाँ से। ऐसा कहने से नहीं चलेगा रानी माँ, मैं तो यहाँ आपके लिए ही हूँ। अगर आप इस तरह से कहेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? मैंने वादा किया था कि मैं आपकी सेवा करूँगी। मेरे परिवार के लोग राजमहल में ही सेवा करते आए हैं। लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तुम यहाँ से चली जाओ। क्या हुआ रानी माँ, मुझे बताइए। अगर कोई परेशानी है तो एक बार मुझे बताइए। राजमाता सुमन को सब कुछ खुलकर बता देती है। उस लड़के को, उसे तो मार मार कर राज्य से बाहर निकाल दिया गया है। पता नहीं उस जंगल में वो अभी किस हालत में होगा। नहीं नहीं। आप शांत हो जाइए रानी माँ, शांत हो जाइए। ये तो सिर्फ मैंने एक अनुमान से बताया। तुम मेरा एक काम करोगी? तुम्हें जो भी चाहिए मैं दूंगी। मेरे पास ये हीरे की हार बची है।
मैं ये भी तुम्हें दे दूंगी अगर तुम मेरा वो काम करोगी। रानी माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो आपकी दासी हूँ, जिंदगी भर आपकी सेवा करती रहूंगी। आपके किसी काम आने में मुझे बहुत खुशी होगी। बताइए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें उस लड़के की खबर मुझे लाकर देनी होगी। वो कैसा है, क्या कर रहा है, कौन है वो, ये सब पता करके मुझे बताना होगा। बोलो, क्या तुम ये काम कर पाओगी? बिल्कुल महारानी, आप पहले खाना खा लीजिए, मैं कुछ ही देर में आपके पास उसकी सारी खबर लेकर आती हूँ। सुमन महारानी से कहकर रात के अंधेरे में ही जंगल में निकल पड़ती है। ढूंढते ढूंढते सुमन थक जाती है। इस घने जंगल में उस लड़के को कहाँ ढूंढूंगी? मैं कहाँ पाऊंगी उसे? सुमन फिर से उस लड़के को ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते वह थक जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। सुमन चलते चलते पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ती है। उसके सिर में चोट लगती है और वह वहीं बेहोश हो जाती है। इस बगीचे में क्या देख रहे हो राजकुमार? कुछ नहीं, बस यूं ही पेड़ पर बैठे उन दो पक्षियों को देख रहा था। जंगल की तरफ चलोगे? मैं जा रही हूँ, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ हाँ चलो, थोड़ा जंगल की तरफ चलते हैं, थोड़ा समय कट जाएगा। रास्ते के बीच में उन्हें एक औरत बेहोश हालत में पड़ी मिलती है। उसे देखकर वह उसके पास जाते हैं और राजकुमार किसी तरह उस औरत को अपने साथ राजमहल में ले आता है। वैद्य जी ने आकर देख लिया है, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन इस अकेले जंगल में ये क्या कर रही थी? उनके आसपास तो कोई भी नहीं था। जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। राजकुमार, इन्हें होश आ गया है, ये अपनी आंखें खोल रही है। आप ठीक तो है ना? आपका नाम क्या है? अब आपको कैसा लग रहा है? सुमन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और कमजोर आवाज में जवाब देती है। ये मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? मैं यहाँ कैसे आ गई? कहाँ हूँ मैं? आप राजा महेंद्र सिंह के राज्य में हैं। मैं राजकुमारी मोहिनी हूँ। आप चिंता मत कीजिए, आप बस आराम कीजिए। सुमन को होश तो आ जाता है, लेकिन उसकी पुरानी याददाश्त पूरी तरह जा चुकी होती है। वह राजमहल से किस काम से निकली थी, यह सब वह भूल जाती है। दूसरी तरफ राजमहल में चिंता के मारे रानी माँ की भूख और नींद उड़ जाती है। उनका मन बहुत बेचैन होता है। मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। सुमन अभी तक क्यों नहीं आई? पूरे दिन बीत गए हैं। उधर दुष्ट मंत्री अपने सेनापति के साथ नई साजिश रच रहा है। नहीं नहीं, इस तरह काम नहीं चलेगा। हमें अपना साम्राज्य बढ़ाना होगा, नहीं तो मेरे राज्य की सीमा नहीं बढ़ेगी। आपके हुक्म करते ही पड़ोसी राज्य पर हमला करने के लिए हमारे सैनिक तैयार हो जाएंगे महाराज। आप बस एक बार हुक्म दीजिए। सिर्फ हमला ही नहीं, लूटपाट भी करनी होगी। वहाँ की सारी प्रजा की संपत्ति भी लूटनी होगी और मुझे राजकुमारी मोहिनी से विवाह करना है। बिल्कुल महाराज, बिल्कुल। बस आप एक बार आदेश दीजिए, फिर वैसा ही होगा। मैं आसपास के सभी राज्यों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ठीक है, तुम उसी हिसाब से अपनी सेना तैयार करो। वैद्य जी ने कहा है कि इनकी याददाश्त चली गई है। ये पुरानी सारी बातें भूल चुकी हैं। अब इन्हें कुछ याद नहीं आएगा। तो फिर अब क्या होगा? जब तक इनकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती, तब तक ये मेरी साथी बनकर मेरे पास ही रहेगी। इसीलिए तो मैं आपको इतना पसंद करता हूँ। आपके इसी दयालु स्वभाव के कारण मुझे आपसे प्यार हो गया है। क्या तुम सच कह रही हो? मैं कभी झूठ नहीं बोलता। उसी समय एक सैनिक भागते भागते उनके पास आता है। राजकुमारी, महाराज ने आपको बुलाया है। आप महाराज से अभी के अभी जाकर मिलिए। हमारे राज्य पर बहुत बड़ा खतरा आ गया है। पड़ोसी राज्य के राजा ने हम पर हमला कर दिया है। आप लोग जल्दी महाराज के पास जाइए। हमला? अब फिर से एक नई मुसीबत। आप चिंता मत करिए मोहिनी, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। राजकुमार और मोहिनी राजा महेंद्र सिंह के पास पहुँचते हैं। अब क्या होगा? उनकी सेना हमारी सेना से बहुत ज्यादा है। क्या हम हार जाएंगे? अगर हार जाएंगे तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वो राजा बहुत ही चालाक और क्रूर है। सुनो,
मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, वो राजा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो यहाँ लूटपाट मचाएगा। इसीलिए मैंने पहले से ही राज्य की महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित दूसरी जगह भेजने का इंतजाम कर लिया है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया महाराज। शायद हम उनके सामने जीत ना सके और हमें उनकी गुलामी स्वीकार करनी पड़े। इसलिए राजकुमारी मोहिनी, तुम यहाँ से चली जाओ, और राजकुमार तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। तुम दोनों राजमहल के पीछे वाले गुप्त रास्ते से किसी दूसरे राज्य चले जाना और वहीं रहना। राज्य पर मुसीबत के समय मैं राज्य छोड़कर भाग जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता पिताजी। आप युद्ध शुरू होने से पहले ही ऐसा क्यों सोच रहे हैं महाराज कि आप हार जाएंगे? युद्ध लड़ने से पहले अपने मनोबल को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। अगर हमारा मनोबल पहले ही टूट गया तो हम किसी भी कीमत पर वो युद्ध नहीं जीत सकते। हमारे पास सैनिकों की संख्या बहुत कम है और कोई आधुनिक हथियार भी नहीं है, इसीलिए हम जीत नहीं पाएंगे। आप युद्ध के मैदान में उतरने से पहले ही हार मान रहे हैं महाराज। आप भूल रहे हैं कि इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति मन की शक्ति होती है। आप इतने आसानी से हार नहीं मान सकते। और मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं भी इस युद्ध में हिस्सा लूंगा। मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी पिताजी। मुसीबत के समय अपनी प्रजा को छोड़कर भाग जाने वाली राजकुमारी नहीं हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसा ही होगा। सेनापति। हाँ कहिए महाराज। अपनी सेना को तैयार करो, हमें हर हाल में ये युद्ध जीतना होगा। हमारे राज्य की संपत्ति तो दूर की बात, दुश्मन हमारे राज्य का एक सूखा पत्ता भी अपने राज्य में ना ले जा सके। बिल्कुल महाराज, बिल्कुल। इसके बाद भयंकर युद्ध चलता है। दोनों तरफ के सैनिक घायल होते हैं, लेकिन विरोधी पक्ष के सेनापति और दुष्ट मंत्री को हार मानकर वापस लौटना पड़ता है। हम हार गए। इतने परेशान मत होइए महाराज, गुस्सा आप पर शोभा नहीं देता। सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। उस राज्य और राजकुमारी को हम अपने कब्जे में लेकर रहेंगे। लेकिन इनके इतने कम सैनिक होने के बावजूद हम हार कैसे गए? उधर दूसरी तरफ कालकोठरी में महारानी रो रो कर बेहाल हो गई। अभी तक तुम क्यों नहीं आई सुमन? कितने दिन बीत गए। तो क्या मेरा वो बेटा मारा गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। ये बात सोचकर ही मेरे कलेजे के टुकड़े हो जाते हैं। हे भगवान, क्या मैं अपने बच्चे को कभी नहीं देख पाऊंगी? क्या मेरी आंखें उसे एक बार भी नहीं देख सकेगी? इससे तो अच्छा है कि मुझे मौत आ जाए। इधर राजा महेंद्र सिंह के महल में जीत का जश्न मन रहा है। सच में ये सब सिर्फ राजकुमार के कारण ही मुमकिन हो पाया। बोलो राजकुमार, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? महाराज, मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। विवाह की तैयारियां शुरू की जाएं। शहर में उत्सव का इंतजाम करो। राजकुमार और राजकुमारी मोहिनी बहुत खुश होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जंगल में गुरुदेव और बंदर राजकुमार की चिंता में डूबे हैं। हमारे राजकुमार को दूसरे राज्य गए कितने दिन हो गए, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं है। क्या वो हमें भूल गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजकुमार इतनी आसानी से अपना मकसद नहीं भूल सकता। राजकुमार की माँ उनका रास्ता देख रही है। रानी माँ दिन ब दिन बहुत बीमार होती जा रही है। मुझे ये खबर मिली है, इसलिए मुझे और ज्यादा चिंता हो रही है। तभी गुरुदेव वहाँ आते हैं। प्रणाम गुरुदेव। राजकुमार अपने असली लक्ष्य से भटक गया है और अपनी शादी में व्यस्त हो गया है। हमें उसे उसका असली लक्ष्य याद दिलाना होगा। आपने बिल्कुल सही कहा गुरुदेव। तो फिर चलो, हमें वहीं चलना चाहिए। चलिए गुरुदेव, हम भी चल रहे हैं। फिर गुरुदेव बंदर और बिल्ली राजकुमार को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। मैं आपको बहुत ही अच्छे से सजाऊंगी राजकुमारी। हाँ सुमन, मुझे बहुत अच्छे से तैयार करना। मुझे ऐसे सजाना कि राजकुमार मुझसे अपनी नजरें ही ना हटा सके। राजकुमारी, आप तो वैसे ही इतनी सुंदर है कि कोई भी आपसे नजरें नहीं हटा पाएगा। सुमन राजकुमारी को सजाने में व्यस्त थी, तभी अचानक शीशे में अपना चेहरा देखकर उसकी पुरानी यादें ताजा होने लगती है। उसे याद आने लगता है कि कैसे वह राजमाता को भी ऐसे ही सजाती थी।
उसे अपनी एक एक बात याद आ जाती है कि वह जंगल में क्यों गई थी और कैसे उसे चोट लगी थी। सारी बातें याद आते ही सुमन जोर से चीख पड़ती है। नहीं 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 नहीं, मुझे अभी जाना है। मुझे उस राजकुमार की खबर लानी ही होगी। मुझे अभी के अभी जाना होगा। राजकुमारी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं किसी और काम से अपने राज्य से निकली थी। कहाँ जाना है? लेकिन क्या हुआ है? मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। सुमन राजकुमारी मोहिनी को सारी सच्चाई बता देती है। सुमन की सारी बातें सुनकर राजकुमारी मोहिनी कहती है, तुम शायद उसी राजकुमार की बात कर रही हो। राजकुमार तो इसी महल में है। राजकुमारी के बुलाने पर राजकुमार वहाँ आता है और उसे देखते ही सुमन पहचान लेती है। आप कैसे हैं? ये जानने के लिए मुझे राजमाता ने भेजा था, लेकिन मुझे चोट लग गई और मैं सब कुछ भूल गई थी। मुझे राजमाता को खबर देनी होगी कि आप बिल्कुल ठीक है। राजमाता की बात सुनकर राजकुमार अचानक चौंक जाते हैं। मेरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य था, अपनी माँ को सम्मान के साथ वापस लाना। मैं अपने लक्ष्य से भटक गया था। छी, मुझे खुद पर बहुत धिक्कार है। राजकुमार की बातें सुनकर राजकुमारी मोहिनी रोने लगती है। ये आप क्या कह रहे हैं? ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं आपसे प्यार करती हूँ। ठीक है, आप पहले अपनी माँ को आज़ाद करवाइए, उनका राज्य उन्हें पूरे सम्मान के साथ वापस दिलाइए। मैं आपका इंतजार करूँगी। मैं अपनी माँ को उनका सम्मान वापस दिलाऊंगा, अपनी माँ को गले लगाऊंगा। बचपन से ही अपनी माँ के गोद में सर रख के सोना चाहता हूँ। आज ही उन दोनों की शादी होने वाली थी। राजकुमारी मोहिनी के सामने ही उसके सारे सपने टूट गए। वह रोने लगती है, लेकिन अपने मन को मजबूत करके खुद से कहती है, राजमाता को उनका सम्मान वापस दिलाना सबसे पहले जरूरी है। मेरी शादी तो कुछ दिनों बाद भी हो सकती है, लेकिन राजमाता एक दिन के लिए भी अब कैद खाने में नहीं रहनी चाहिए। मैं वापस आऊंगा राजकुमारी, मैं लौटकर जरूर वापस आऊंगा। मैं आपके इंतजार में रहूंगी राजकुमार। क्या राजकुमार अपनी माँ को कैद से आजाद कर पाएगा? क्या राजकुमार और राजकुमारी मोहिनी फिर से मिल पाएंगे, या फिर दुष्ट मंत्री अपनी चाल में सफल होकर राजकुमार को बंदी बना लेगा? ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी।